अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये वाला नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वह पाँव पैर से नीचे करके बैठी हाथों की उंगलियों से खेल रही थी। साथ साथ बाबा दरवाजे की तरफ देखती। काफी वक्त गुजर गया था मगर जमान हिल का कोई अता पता नहीं था। उसे अब गुस्सा आ रहा था जमान पर। बेड से उठते अब वो ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ी हो गई थी और मिरर में अपने अक्स को देख रहे थे। अब भी उसने हाथों से चुड़ियां उतारकर टेबल पर रखी ही थी कि क्लिक की आवाज के साथ ही दरवाजा खुलता चला गया। वो जानती थी कि जमान ही होगा, जब भी मुड़ी नहीं। दरवाजा लॉक करते वो नजरें उस पर मरकूज किए उसकी तरफ आ रहा था। वो बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। दोनों बाजू कमर पर बांधे वो उसके नाराज से चेहरे को गौर से देख रहा था। दिल की धड़कन मुंतशिर हुई मगर फिर भी एक नजर उठाकर उसको नहीं देखा। सॉरी, वह मध्यम आवाज में बोला। क्यों आए, अब ना आते ना। शीशे में उभरते जमान के अक्स को देती वो हपकी से गोया हुई। सॉरी तो कह दिया, वो बस दोस्तों ने रोक दिया। कमर से दोनों बाजू हटाते वो उसको अपने बाजू के हंसा में ले गया था। आपके दोस्त, वो मास हानजदा भी तो आपका ही दोस्त है ना। तुम मेरे दोस्तों को तो ना डिस्कस करो ना, आज तो हमारा दिन है। उसके कान के करीब झुकते वह गंभीर आवाज में बोला। एलाफ ने उसको देखा एक पल, फिर नजरें झुका गए थे। तुम शर्मा रही हो जाना, वो महसूस हुआ था। मैं क्यों शर्माने लगे। पल में नजरें उठाती वो जल्दी से बोलती। अभी ना सही, बाद में शर्मा लेना। उसको अपनी तरफ मोड़ता वो उसके करीब हो गया था। जमान पीछे हटे। लदती पलकों समेत बाबा मुश्किल बोलती। दिल सीना छोड़े कानों में गूंज रहा था। आज बहुत खुश हूं मैं, जैसे सब मिल गया हो, जिसे जमान मुकम्मल हो गया हो। उसके गाल पर बाबर छूते हुए गंभीर आवाज में बोला था। चाहता मैं पहले भी यही था, तुम्हें अपने लिए सज्जा देखना चाहता था, तुम्हें दुनिया के सामने अपनाना चाहता था, मगर उसके लबड़ पर हाथ रह गई। पुरानी बातों को याद करके आप मुझे और वो दोनों को तकलीफ देंगे, सब भूल जाए ना। उसके आंखों में देते हुए बोल रहे थे। नहीं भूला जाता। उसके हाथ पकड़े बेड पर आ गया था। उसको बैठा कर वो भी उसके साथ बैठ गया था, उसका सर अपने सीने पर रखकर। तुम्हारे साथ जब रहना शुरू किया ना, फिर एक नफरत बदले की आग, इन सब के बावजूद भी तुम्हारे साथ रहना चाहता था, मगर हशमत हिल की बातें मुझे और गुस्सा दिला देती। मैं फिर पागल हो जाता गुस्से से और फिर तुम्हें उस जलती आग में छोड़ाया। उसने गहरा सांस दिया। इलाफी दम सादे से सुन रहे थे। नीली आंखें बीत चुकी थी। ये मंजर एक छोटी सी पहाड़ी का था जहाँ के कुछ जगह बर्फ अब भी मौजूद है। वहां पर एक वुड हाउस था। उसके बिल्कुल सामने वो इन दो मोटे आदमियों की पकड़ में मचलता चीह रहा था। व्हाइट गर्म स्वेटर के साथ ही ब्लू जींस पहने बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। देखो लड़के, अब तक वो मर चुकी होगी, तुम बेवजह हंगामा कर रहे हो। हशमत हित कर्फ लहजे में बोला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ो। वे एक बार फिर से चिल्लाया था। क्यों, लड़की के साथ रहकर मोहब्बत हो गई है? बाप को भूल गए? भूल गए कि कितनी बुरी तरह तुम्हारे बाप को कत्ल हुआ? भूल गए कि तुम्हारी माँ पर उस लड़की के बाप की बुरी नजर थी? भूल के सब एक लड़की की खातर मजामत करते हाथ पांव रुके थे। वो हशमत हिल को देख रहा था। अब मंजर करीब है। आसमान हिल, आज मर जाने दो उसे यहाँ, और फिर बता देना उसके बापों के तुमने खून का बदला खून ले लिया। वो बोले जा रहा था जबकि जमान अब खामोश हो गया था। 2 दिन की मोहब्बत की खातर बाप का खून माफ करना बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी, समझ रही हो ना। वो अब मसनूई दुख से बोले थे जबकि जमान की आंखों में वहशत दर आए थे। वो ये भी भूल गया था कि बाहर लकड़ियां काटने आया था आतिशदान में जाने के लिए। वो ये भी भूल गया था कि अंदर किसी वजूद को वो सोया हुआ छोड़कर आया था। वो सब भूल गया इस पल। उसको डालो गाड़ी में। हशमती ने अपने बंधु से कहा। आपके जमान ने तर्क कर इसहाक को देखा। नहीं, वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। बेरुपा से जुमले बोलता हुआ एक बार फिर से मचला था। दिल जैसे बंद हो रहा था। तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो आपकी बार घुराए थे गुस्से से और हाथ में पकड़ी पिस्टल के सर पर मारी पूरी शिद्दत से कि उसका सर घूम गया। नहीं जाना, वो बामुश्किल बोला था, मगर इन आदमी ने उसे गाड़ी में डाल दिया था। घूमता सर अब साकत हो गया था, आंखें बंद हो रही थी। उसे कल ही पता चला था कि जमान इलाफ को लेकर इधर आया था। जब भी वो भी इधर आ गया था। जमान लकड़ियां काटते गया था जबकि इलाफ अंदर सो रहे थे। हशमत हिल ने जमान को बाहर देख लिया था जब भी अपने बंधु से कहकर गाड़ी में रखा पेट्रोल इस वुड हाउस के गिर्द डालते आग लगवा दी थी। मगर जब जमान आग देता वहां भागा तब हशमत हिल के बंधु ने उसे पकड़ लिया था। कुछ देर बाद वहां से वो सब लोग गाड़ियां जा चुके थे। आग हौंस लगे थे। उसके बाद इलाफ को 3 महीने बाद होश आया था। वो एक अजनबी औरत के साथ रह रही थी। वो तो खुद अजनबी हो गई थी। उसका चेहरा सब कुछ अजनबी हो गया। पहले पहल तो वो बहुत तड़पी थी मगर फिर एकदम वो खामोश हो गई। सारा मिर्जा भी अपने दोस्तों के साथ गलियात की सैर को आया हुआ था। वो सब दोस्त घूमने आए हुए थे। जब उन्हें एक जगह आग लगी हुई नजर आई वो सब इस तरफ बढ़े। जब भी वो आग बचाने के लिए भाग कर दो करने लगे।
जब भी वो आग पर जाने के लिए भाग दौड़ करने लगे, कुछ और लोगों ने मिलजुल कर आग पर ज्यादा ना सही मगर कुछ काबू पा ही लिया था। काफी मेहनत के बाद वो अंदर तक पहुंच गया। सारम की चीज से ठोकर लगते वो नीचे गिरा था। वो साकत हो गया था। वह जो भी था बहुत ही बुरी हालत में था। जिसमें वह कपड़े काफी ज्यादा जल गए थे, बाल भी काफी जले हुए थे। वो काबिले रहम हालत में थे। सारम ने खुद पर कंट्रोल करते जल्दी से शाल उतारकर उसके वजूद पर डाली और उसे उठाया, जो न जाने कैसे यहाँ तक पहुंच आई थी, मगर आग ज्यादा होने की वजह से वो काफी मुतासर हो गए थे। उसको लेकर बाहर भागा। बाकी लोग भी उसके साथ ही बाहर आए थे। वो अस्पताल लेकर गए। चिराग काफी मुतासर हुआ था जब भी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी और फिर 3 महीने बाद कहीं उसे होश आया था। सारम और भी कुछ बता रहा था मगर वो साकत हो गई थी। हशमत हिल और जमान के दरमियान हुई वो जो सरसरी बातें सारम ने उसको बताई थी, उनका मतलब बखूबी जान गए थे और फिर सब वीरान हो गया। वो कई दिनों से मिलना चाहती थी उस शख्स से जिसने उसको बचाया था, मगर आज जब वो आया तो बड़ी शिद्दत से दुआ की कि काश वो ना आता। सारम उसे अपनी नानी के घर ले आया था। क्योंकि उसके घर में मर्द थे तो वो नहीं चाहता था कि इतने मर्दों में इस अनजान लड़की को रखता। उसकी नानी अकेली रहती थी। वो भी खुश होगी किसी का सहारा पाकर। और फिर उसने अपने साथ ही जॉब पर भी रख लिया। वो तो पहले ही एंकर बनना चाहती थी। वो मान गए। वहां तक जाने के बाद माँ को कई घंटों बाद होश आया था। वो अपनी हवेली में था। होश में आने के बाद वो वैसे ही लेटा रहा साका सा। कुछ दिन ऐसे गुजर गए तो हानिया बेगम को भी सब बता चुका था। बदले में हानिया बेगम ने बिना कुछ कहे हुए एक डायरी लाकर उसको दी और चली गई। और फिर गुलजार ही की डायरी पढ़ने के बाद इतना चिल्ला चिल्ला कर रोया कि हानिया बेगम, जिन्होंने वादा किया था कभी उसे बात नहीं करेंगी, वो पहली मंजिल से दौड़ती हुई उसके कमरे में पहुंची। वो इतना रो रहा था कि उनसे संभालना मुश्किल हो गया था। और फिर कई महीनों बाद वो साहिल से मिलने गया। उसे सब बता दिया। उस दिन साहिल उसको इतना मारा कि वो खूनो खून हो गया था, मगर बोला कुछ नहीं। वो इलाफ का पता चलाना चाहते थे, जिसके बारे में ये तक नहीं जानते थे कि वो जिंदा भी है कि नहीं। फिर कई दिनों बाद जुमान की मुलाकात हुई हुरिया से। हुरिया नाम उसका सारम नहीं रखा था। उसे ज्यादातर लोग हुरिया नाम से जानने लगे। कितना बदनसीब हो, जिस चेहरे से मुझे इश्क हुआ उसे सफा हस्ती से खुद ही मिटा दिया। वो कर्ब से बोला था। उसके बालों में चिरा छुपा दिया। मैं कहती हूँ ना, आप सिर्फ मुझे रुला ही सकते हैं। अपने गालों से आंसू साफ करते हुए शिकवा किया था। मैं कहता हूँ ना, तुम्हें रुला कर मैं खुद भी बहुत ही रोता। उसके चेहरे पर जा बजा शिद्दत पर लम्स छोड़ते हुए दुख से बोला। वो बुखला गई थी एकदम से। समान सारे आंसू चुन रहे थे उसके चेहरे से। बहुत बहुत ज्यादा तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा। उसके चेहरे को देखते हुए शिद्दत से बोला था। उसका चेहरा आंसू से तर था। एलाफ ने हाथ उठाकर उसके चेहरे से आंसू साफ किए और फिर उसके हल्के हल्के दाढ़ी वाले गाल पर अपने हाथ रख दिया। हम तो अब मिल गए हैं ना। अब आज आखिरी बार माफी याद किया है। आपके बात कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। तुम जो कहोगी बस वही होगा। तुम्हें तकलीफ कभी नहीं दूंगा। बहुत मोहब्बत तुमसे, मुझे मोहब्बत पहले थी, मगर अब तुम मेरा इश्क हो। तुम्हें खोने के बाद मुझे मालूम हुआ तुम तो मेरी रूह तक बस चुकी हो। बस अब होशियां ही हर तरफ, मध्यम लहजे में बोलती, जबकि चेहरा लाल हो गया था। जमान उसको देखा और फिर दूर हुआ था उससे। साइड टेबल से वो महमली बॉक्स निकालते उसमें से उसने वो खूबसूरत अंगूठी निकाली। एलाफ बागोर उसको देखी थी और फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेते उसको पहना चुका था। कैसी लगी? बहुत वक्त लगाकर ढूंढी कि क्या पता तुम्हें पसंद आए या नहीं। उसके चेहरे को देखते हुए बोल रहा था। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल आपकी तरह। वो मोहब्बत से बोलती आहट में शोर हुई थी। हा हा हा। वो हंसा था। मेरी तरह ही होगी, क्योंकि तुम्हारी इतनी प्यारी तो हो नहीं सकती ना। वह गंभीर आवाज में बोलता उसके करीब हुआ था। जमान कंधे पर हाथ रख के दूर करना चाहता। जमान की जान, आप सुबह करेंगे बातें। गंभीरता बोझल आवाज में कहता उसके करीब हो गया था। क्या? वो हैरत से चिल्लाया था, मगर आवाज मदम थी। दूसरी जन्म खड़े बिलोहान डालकर उछला था। जी साईं। वो भाग गया। जिन 2 बंदों के जिम्मे थे ना, वही उसको बाहर लेकर गए थे हाजत के लिए, मगर वो भाग गया। मगर साईं, आप फिक्र मत करे। हशमतिल अब पागल हो चुका है पूरा। शट अप, जस्ट शट अप। अभी ढूंढो उसे। पागल इंसान ज्यादा खतरनाक होता है। वो आपका दरे मदम आवाज में बोला था। उसे गुस्सा जमान पर आया था। वो हशमत हिल को जमान के हवाले कर चुका था। 4 साल बाद। जीना, जबरान आ जाओ, देखो तैयार होना है, वक्त कम है। वह बुरहान सी हो गई थी, मगर वो दोनों शैतान एक दूसरे का हाथ पकड़े काउच की दूसरी तरफ खड़े जुबान निकालते उसे तंग कर रहे थे। देखो, वहां पर जिया और जेब भी होगा। उसे खेलोगे ना? वो उसे लालच दे रही थी। अब मैं उस मोटी जिया के साथ नहीं खेलूंगा, वो बहुत रोती है। और मान अंकल, वो मान अंकल से शिकायत लगाती है। फिर जबरान इधर ही खड़े खड़े मुंह बनाते हुए बोला था। ऐसे नहीं बोलो, वो मेरी दोस्त है। साथ खड़ी जीना को शायद बुरा लगा था जब भी वो जल्दी से जीना की साइड लेते हुए बोली थी। उनको आपस में लगा देखकर महापालमन तक पहुंची थी और दोनों को पकड़ लिया। वो दोनों अब हंसते हुए उसे दूर होना चाहते, मगर हो नहीं पा रहे थे। जी बीबी जी, आपने बुलाया? गुल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा था। हाँ गुल, उसको पकड़ो, जल्दी से तैयार करो, मैं उसको कालूं। इन दोनों के
दो जुड़वा बच्चे थे, एक जबरान और दूसरी माजबीन, जिसे भी जीना कहते थे। माहम जितनी खुद मासूम थी, वो दोनों इतने ही शैतान। माहम ही जानती थी कि उसके दोनों बच्चे बाप पर ही के हैं। माहम, माहम, वो जिस आवाज से बचना चाह रही थी वो आगे। माहम, आप भी जा। उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। सामने माहम को देखकर व्हाइट कलर का पाँव को छूता हुआ फ्रॉक पहने वो इंतहाई खूबसूरत लगे थे। वो खुद भी व्हाइट कॉटन का सूट पहने काफी हैंडसम लग रहा था। क्या हुआ है साहिल, क्यों बुला रहे थे? माहम के आवाज पर वो चौंका और एक बार फिर उसको देखा था। वो लड़की पूरी तरह उसके दिल की दुनिया में बर्जमान हो गई थी। जानती भी हो मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तैयार होते, फिर भी मुझे बुलाना पड़ता है। निगाहें उसके चेहरे पर जमाई वो हफ्की से बोला था, साहिल अब जानते हैं ना कि जबरान और जीना कितना जीना हराम करते हैं। फिर वो भी शिकवा करती, ये बटन लगा दो। उसकी बात पर गुड़ी से नवाजते अपने हाथ में पकड़े बटन की तरफ इशारा किया। वो कुछ बोलते बोलते रह गई थी। साइड ड्रा से सुई धागा लेते उसके करीब आ गए थी और सुई में धागा डालने लगे। साहिल ने उसकी कमर पर हाथ रखते उसे करीब कर लिया था। वो होंस उसे देखे जा रहा था। धागा डालते उसने बटन सेट करते अब उसे सीने से लगी थी। यह तो रोज का मामूल था। हर दूसरे दिन वो टूटा बटन हाथ में पकड़े खड़ा होता कि जोड़ो। वो खुद हैरान होती कि वो खुद तोड़ता था कि टूट जाता था, मगर कभी पूछा नहीं। मुझसे ज्यादा भी कोई जरूरी है ना तुम्हारे लिए? उसके बाद कानों के पीछे करते हुए हफ्के से बोलता, साहिल दोनों इतने छोटे हैं, अभी उन्हें मेरी जरूरत है। और कमरे तो सेपरेट तो कर दिए ना आपने? तभी कुछ नहीं कहा मैंने। वो भी उसके लहजे में बोलती, हाँ ना करता अलग तो आज तुम पूछ रही होती कि मैं हूँ कौन। वैसे भी इतने दूर नहीं है, कुल होती है उनके साथ हर वक्त। ओ सोना, मैं ये तो नहीं कहता तुम उनसे बेखबर हो जाओ। मैं बस इतना आप बस इतना कहते हैं कि जब आप हो तो कोई ना हो, मतलब कोई भी नहीं। माँ हमने खुद उसकी बात पूरी की थी, अब तो ये बातें हिफ्स कर चुकी थी वो। बिल्कुल। साई ने सर हाँ में हिलाया। एक ही तो बीवी हो, मेरा सुकून हो, क्यों इतना अंजाम बन के बेसुकून बनती हो? उसके गालों को छूते बोल रहा था साहिल। वो खफा हुई थी और छिड़ाते हुए पर एक पल को लब रखते वो पल में उसका चेहरा गर्दन में छुपा गए थे। साहिल ने सुकून से आंखें बंद करते उसके पास महसूस किया था। वो दोनों मेरे और तुम्हारे वजूद का हिस्सा है, मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। मेरा कीमती एहसास है वो दोनों, बहुत ही कीमती। मैं बस तुम्हें अपने से दूर जाता नहीं दे सकता। इन दोनों की पैदाइश के बाद ये 3 साल तुमने बिल्कुल उन्हें दे दिए, मुझे भूल ही गई। वो अचानक पीछे हो गई थी। अब तैयार भी तो हो जाए, उसने जैसे याद लाना चाहता। चेहरा अपनी ही जसरात पर लाल हो रहा था जब अचानक साहिल ने दोबारा से अपने करीब किया था और उसके गालों पर बारी बारी शिद्दत से होंठ रखे। अब ठीक है, अब बराबर हो गया। पीछे होते वो शोख लहजे में बोला था, जैन बेटा हाथ इधर करो। उसने जैन से कहा। जैन ने झट हाथ आगे किया था और बियन ने उसके दोनों हाथों पर बेबी लोशन लगाया। मेरा प्यारा बेटा। अब उसके बड़े बड़े गुलाबी गालों पर लब रखे थे। मामा आज मुझे इतना तैयार क्यों कर रही हैं? बहुत तो एक बार फिर देखते हुए बोला था, आज हम कहीं जा रहे हैं ना? वो तो जाकर पता चलेगा। मीरा मीर और उसका एक ही बेटा था शाहजैन, जो 3.5 साल का था। वो बिल्कुल मीर की कापी था। जैन आपको पता है? वो एकदम उसकी तरफ मुड़ी। आज ना हम लाल हवेली में रहने जाएंगे, वो खुशी से बोले थे। जैन जो पूरी तवज्जो के साथ सुन रहा था उसने मुंह बनाया। बाबा जाने देंगे तो ना? हमेशा रोक देते हैं। वो अपनी बात कहकर भैया का हमेशा टोका। वो मोबाइल लेकर सोफे पर बैठ गया था। क्यों क्यों नहीं जाने देंगे? इस बार तो मैं जाग के रहूंगी, वो कहते गुस्से से मुड़ते जब दरवाजे से टेक लगा खड़े मीर को देखकर रुके। वो फिर मजबूत कदम उठाता उसके सामने आकर खड़ा हुआ था, दोनों बाजू कमर पर बांधे, जबकि भैया इधर उधर देखने लगे। और फिर बेवजह ही क्यूटस उठा। किधर जाना है आपको? उसको देखते हुए संजीदा लहजे में बोला, मैं जाग कर रहूंगी इस बार पक्का। नेल पॉलिश वापस रखते वो अब मीर को देते जिद्दी लहजे में गोया हुए थे। किसी सूरत भी नहीं। जानती हो नहीं जाने दूंगा। फिर क्यों कहती हो ऐसे? तंग किए बगैर सुकून क्यों नहीं मिलता? हाँ। कुछ और करीब होते उसके सुनहरे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला। जैन उठकर बाहर चला गया था मोबाइल लिए। मीर कितना अरसा? हाँ बहुत ज्यादा अरसा हो गया, 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। और तुम कह रही हो अरसा? वह उसके कान में पहने झुमके के साथ खेल रहा था। मीर तो साल हो गया रहने नहीं गई। आप जाऊंगी प्लीज प्लीज मीर मान जाए। वो गुस्से से कहती, फिर पल में नरम हुई थी। उसके स्याह आंखों में देती वो आज से बोले, प्यारी लड़की सबसे पहले तो ये आंखों में जो लगाया है ना उसे उतारो। ये लेंस है, इतने अच्छे लग रहे हैं। वो पल में शीशे की तरफ मुड़ती खुद को देखते हुए बोले, लग रहे होंगे अच्छे, मगर मुझे तुम्हारी अपनी आंखें देखनी है। उसके पीछे आकर खड़े होते हुए शीशे में उसके अक्स को देखते हुए बोला। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसका दिल कानों में गूंज रहा था, मगर वो नहीं चाहता था कि उसको यूं कोई और भी देखे। मगर अच्छा उतारती हूँ। उसने गहरा सांस लिया और आंखों से वो उतार दिए। अब सही है।
मीर ने उसका पितर मोड़ा और अब उसको भी खुद ही उतार दो। उसके निचले होंठ को अंगूठे से रब करते वो कुछ बोझल हुआ, मगर नहीं, उसे सदमा लगा। इतनी देर लगाकर वो तैयार हुई थी। अच्छा, मीर ने उसकी आंखों में देखा और फिर पल में उसके होंठों पर झुका था, मगर वो पहले ही चेहरा मोड़ गए। मीर के लब उसके कान के पास गर्दन पर मिस हुए थे। वो दोनों आंखें मौत गए, मीर सुकून से, जबकि वो कुछ शर्म और हया से। दोनों का दिल कानों में गूंजा था। खुद साफ कर दो अच्छी लड़की। उसकी गर्दन पर एक बार फिर शिद्दत से लब रखते उसके कान के पास जूते गंभीर लहजे में बोला, मैं करती हूँ, आप पीछे तो हो जाएं। वो पल में बोली। मीर की कुर्बत उसे पागल कर देती थी। खूबसूरत चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था, सुनहरे बालों के कई लिट्टे चेहरे पर झूल रहे थे। इतनी खूबसूरत क्यों हूँ कि मैं हवास में ही नहीं रहता। उसके कानों पर, उसके गालों पर शिद्दत से लब रखते कह रहा था। आवाज काफी मध्यम थी। मीर, हम लेट हो रहे हैं, शायद अब होंगे। वो दांत चबा चबा कर बोली थी, जबकि धड़कनें अब भी मुंतशिर थी। हाँ, बस तुम्हें देखकर याद नहीं रहा कुछ, ना मैं याद रखना चाहता हूँ। बातों में इसलिए लगा रही हैं ताकि मैं भूल जाऊँ ना। नहीं भूलूंगी, आज साहिल लाला के साथ जाऊंगी और रहूंगी भी। आप नहीं माने, फिर देखना कैसे रोती हूँ। टिश्यू से होंठ हल्के हल्के साफ करती वो साथ साथ बोले जा रही थी, जबकि मीर ने टिश्यू लेकर खुद उसके पास हुआ था। ठीक है, चली जाना, मगर कल आ जाना। उसके होंठों से साफ करते वो कुछ हल्की व संजीदगी से हुआ था। वो कुछ छटपटाते दूर हुई। कोई कल नहीं, 2-4 दिन। कल वापस आने का वादा करती हो तो ठीक, वरना किसी सूरत भी नहीं। जानती भी हो तुम्हारे और जैन के बगैर नींद नहीं आती, फिर भी। मगर देख, मसलसल उसी को देख रहा था। देखे मीर, दिखाएं बिया, तंग मत करो। वो रोहानसी हो गई थी। कुछ दिनों ही की तो बात है ना मीर। वो उसके पास आ गई थी, हाथ उसके सीने पर रख के वो साबित उसके सीने पर लगा गई थी। दोनों बाजू उसके गिर्द बांधते वो गहरा सांस लेकर आ गया। वो लड़की पल में उससे हर बात मनवा लेती थी। मीर, चली जाऊँ ना, पक्का 3 दिन बाद, चौथे दिन आप ले आना। वो होंठ उसके सीने पर सर रखे बोले थे। वो फिर से मान गया था। तीसरे दिन की शाम तैयार है ना, अब जिद नहीं करो। उसको दोबारा कुछ बोलता देखकर शहादत की उंगली उसके लबों पर रखे खामोश करवा गया था। वो मुंह बसोकर आई गई थी, मगर खुश भी हो गई थी। मीर ने हमेशा उसका मान रखा था। वो उसे इतनी मोहब्बत करता था कि वो वाकई माजी में हुई कुछ तलहियों को भूल गई थी। वो मीर को पाकर बहुत ही खुश थी, और आज तो कुछ ज्यादा ही खुश थी। ये मंजर एक बहुत बड़े बैंक्वेट का था, जो रोशनी से जगमग कर रहा था। आज से 5 साल पहले भी इधर 3 शादियां हुई थी, और आज एक बार फिर से 3 कपल्स का निकाह था। हॉल में एंटर होते सामने 3 स्टेज बने हुए थे, और तीनों पर वो तीनों जोड़े बैठे हुए थे। पहले स्टेज पर बैठा, उसके साथ ही व्हाइट गुरारे में मलबूस वो लड़की बैठी हुई थी, दिल अवेस अली, जो अब दिलवेज यारम हिल बांध चुके थे। बाबर हाथों की उंगलियों से खेलते हुए एक चोर नजर अपने साथ बैठे हुए यारम पर डालती। यारम ने सामने बैठी हुई बिया को देखा था, जो जैन से किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। उसके दिल में एक टीस सी उठी थी। वो पहली मोहब्बत थी उसकी। वो 5 सालों में भी उसे मोहब्बत करने से खुद को रोक ना सका। हाँ, मगर ये मान चुका था कि उसकी नहीं है, और जिसकी थी उसका भाई था। वो उसके लिए हर हाल में काबिल इज्जत थी। दिल अवेज सुंदस बेगम की बांझी थी। वो खूबसूरत मासूम लड़की यारम को बहुत चाहती थी। 5 सालों के बाद कहीं वो शादी के लिए माना था। यारम ने भी दिल से दिल अवेज को कबूल किया था, और वो चाहता था कि वो एक पुरसकून जिंदगी गुजारे, जो मुश्किल थी मगर नामुमकिन तो नहीं। और आज उसका निकाह हो गया था दिल अवेज से। दूसरे स्टेज पर मलाइका और फरहाद बैठे थे। उनका निकाह भी अभी कुछ देर पहले ही हुआ था। उस शादी के वो दोनों हलाफ थे। दोनों नहीं चाहते थे, मगर घर वालों ने जबरदस्ती मना लिया। मलाइका अभी बड़ी हवेली जाती थी, मगर अब वो आली और बिया के दरमियान ना थी। वो जान गई थी कि उसका किसी सूरत नहीं होता था। फरहाद फिर कभी इस हवेली में ना गया था। वो अब वहां नहीं थी, मगर फिर भी वो ना जाता। कभी कभी जो मुलाकात हो जाती, वो कुछ लम्हे थम जाता इस मासूम लड़की को देखकर। फिर गहरा सच सांस हवा के सुपुर्द करते आगे बढ़ जाता। वह मासूम तो जानती भी नहीं थी कि कोई उसकी याद में रातें जाकर गुजार देता। वो तो अपनी पुरसकून मोहब्बत बड़ी जिंदगी में खुश थी। तीसरे स्टेज पर सारम और नताशा बैठे हुए थे। उनका निकाह भी अभी हुआ था। नताशा इन दोनों की अच्छी दोस्त होने के साथ साथ कोलीग भी थे। इलाफ ने 5 सालों की मेहनत के बाद उससे शादी के लिए मना लिया था। वो किसी सूरत भी नहीं मान रहा था, मगर फिर आहर मान ही गया। इन सारों ने व्हाइट ड्रेस अप किया हुआ था। खुश ना सही मुतमिन तो वसाबी हो गए थे। वो ब्लैक साड़ी पहने, मेरून बालों को खुला छोड़े, हल्के मेकअप में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ ही 3 साल की उजाला, जिसको सब जिया कहते थे, बैठी हुई थी। जमाने खिला खिला कर उसे काफी हेल्दी कर दिया था कि अब इलाफ से उसे उठाया भी नहीं सकती थी। वो जमान से बहुत ही अटैच थी। जमान की जान बसती थी अपनी बेटी में। सब कुछ ठीक हो गया था, और बहुत कुछ अधूरा भी रह गया। हशमहतील अब अक्सर गांव की गलियों में फिरता था, पागलों की तरह। उसे कोई नहीं पहचान पाता। वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका था। गलियों में घूमते वो बस बर्बाद कर दूंगा सबको ही कहता रहता। कोई उसे ना पहचान पाता कि वो यहाँ का एक हुक्मरान रह चुका था।
साहिल और जमान पहचानते तो उसे उन्हें अफसोस ही होता, मगर ये सब उसी का अपना मुकद्दर था, उसकी सजा थी। हशमत हिल को कोई भी भुला नहीं सका था, मगर अब कोई याद भी नहीं करता था। सब जानते थे कि कोई याद नहीं जानते थे कि उसने वही काटा जो उसने बोया था। मीर बिया को पाकर मुकम्मल हो गया। साहिल माम के साथ मोहब्बत बड़ी पुरस्कून जिंदगी जी रहा था। इलाक और जमान की जिंदगी अब खुशियों से बड़ी हुई थी, कोई गम नहीं था। दलावल ही ने दो खड़े एक मुस्कुराती नजर सब पर डाली जो बैठे किसी बात पर हंस रहे थे। दलावल ही ने सुंदस बेगम को देखा, वो भी मुस्कुरा गई थी। सब मुकम्मल था मगर कुछ अधूरा करके।